हेलो स्टूडेंट, स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल एजुकेशन इंडिया में। आज हम क्लास 11th के चैप्टर नंबर जो 5 है विधायिका, उसके बारे में हम आज पढ़ेंगे। ठीक है कि विधायिका क्या है, विधायिका में क्या होता है, क्या वो सब हम पढ़ेंगे। आइए हम शुरू करते हैं। भारत के संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। भारत में क्या है? संसदीय लोकतंत्र प्रणाली है। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं है, सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। ठीक है, इसका हम एक सेकंड पार्ट भी बनाएंगे। ठीक है, तो सेकंड पार्ट भी जाके देख लीजिएगा। ठीक है, हम इसका वीडियो का जो लिंक है मैं इस वीडियो में डाल दूंगा, सेकंड पार्ट का। ठीक है, और ये रहा। अब पढ़ते हैं। लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था के 3 प्रमुख अंग होते हैं। एक विधायिका होती है, कार्यपालिका होता है और न्यायपालिका होता है। विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। कार्यपालिका क्या करता है? कानून लागू करता है। न्यायपालिका क्या करता है? न्यायपालिका इसका व्याख्या करता है। ठीक है, इसका व्याख्या करता है। ये रहा। विधायिका कानून बनाना, कार्यपालिका कानून लागू करना, न्यायपालिका कानून की व्याख्या करना। ठीक है, ये लागू करता है। अब हम पढ़ेंगे विधायिका क्या होता है। विधायिका क्या होती है? निर्वाचित और नामित प्रतिनिधित्व की एक ऐसी सभा होती है जो अपनी राजनीतिक इकाई जैसे देश या राज्य के लिए कानून बनाती है। जो निर्वाचित और नामित प्रतिनिधियों की एक ऐसी सभा होती है जो अपनी राजनीतिक इकाइयों जैसे देश या राज्यों के लिए कानून बनाता है। अभी बोला था कि विधायिका क्या करता है? कानून बनाता है। कार्यपालिका लागू करता है और न्यायपालिका इसका व्याख्या करता है कि कानून क्या है, इसको व्याख्या करता है, कानून का व्याख्या करता है। अब ये रहा विधायिका। सभी लोकतंत्र राजनीतिक प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। जो सभी लोकतंत्र है वो प्रतिक्रियाओं का केंद्र है। यहाँ होने वाली बहस, बहिर्गमन, विरोध प्रदर्शन, सर्वसम्मति, सरोकार, सहयोग इनके जीवित बनाए रखते हैं। इसको जीवित बनाए रखते हैं। क्या आप हमारी राष्ट्रीय विधायिका का नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता सकते हैं। हमारे राष्ट्रीय विधायिका क्या नाम है? संसद। ठीक है, और आपसे एक और सवाल पूछा जाएगा कि जो हमारा राष्ट्रीय विधायिका उसे द्विसदात्मक विधायिका क्यों कहते हैं? ठीक है, तो उसे द्विसदात्मक विधायिका क्यों कहते हैं? तो हमारे विधान संसद कितने हैं? 2 है। संसद के 2 सदन है, राज्यसभा है, लोकसभा है। ठीक है, राज्यसभा है, लोकसभा है। तो इसी कारण हमारे राष्ट्रीय विधायिका को 2 सदन के नाम से जाना जाता है, द्विसदात्मक विधायिका के नाम से जाना जाता है। ये रहा। एक सदात्मक, द्विसदात्मक विधायिका 2 सदन 1 सदन। ठीक है, द्विसदात्मक विधायिका 2 सदन है और ये 1 सदन है। ठीक है, अब ये पढ़ेंगे। भारत एक शासन व्यवस्था के केंद्रीय स्तर पर द्विसदनीय विधायिका है। भारत का शासन व्यवस्था में देखें तो केंद्रीय स्तर पर कितने हैं? द्विसदनीय विधायिका है। ठीक है, द्विसदनीय विधायिका है। हमारी संसद के 2 सदन है, एक लोकसभा है और एक राज्यसभा, इसलिए हमारी संसद को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। अभी थोड़ी देर पहले बताया था कि हमारे सदन को द्विसदात्मक विधायिका क्यों कहते हैं। ये आपसे पूछेगा तो आप ये लिखेंगे, हमारी संसद के 2 सदन है। हमारे संसद कितने सदन है? 2 सदन है, लोकसभा और राज्यसभा है, इसलिए हमारी संसद को द्विसदात्मक विधायिका कहा जाता है। इसलिए इसको द्विसदात्मक विधायिका कहा जाता है। क्या आप हमारी राष्ट्रीय विधायिका के 2 सदनों के नाम जानते हैं? हाँ, बिल्कुल जानते हैं। कौन सा है? राज्यसभा है और एक लोकसभा है। राज्यसभा, लोकसभा है, ये 2 है। संसद के 2 सदन कौन से हैं? राज्यसभा है और एक लोकसभा है। ये रहा। हमारी संसद के 2 सदन है, लोकसभा, राज्यसभा, इसलिए हमारी संसद को द्विसदनीय विधायिका कहा जाता है। ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि हमारी संसद को द्विसदात्मक विधायिका क्यों कहते हैं। और ये रहा आर्टिकल 79। भारतीय संघ के
लिए एक संसद होगी जिससे राष्ट्रपति के 2 सदनों को क्रमशः राज्यों की परिषद और लोगों की सभा के रूप में जाना जाएगा। जो भारतीय संसद है उसके लिए एक सभा होगी जिसे राज्यों की परिषद के सभा के रूप में जाना जाएगा। ठीक है, अब हम जो विश्व के कुछ अन्य देशों की विधायिका है उसका नाम क्या है वो हम पढ़ेंगे। यूएस कांग्रेस, यूनाइटेड स्टेट, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स और साइनेट। ठीक है, ये वहाँ की विधायिका है। अब हम यूके पार्लियामेंट, विश्व के कुछ अन्य विधायिका, हाउस ऑफ कॉमन्स, लॉर्ड्स, हाउस ऑफ लॉर्ड्स, ये वहाँ की विधायिका है। ठीक है, अब संसद 2 सदनों वाली विधायिका से लाभ क्या है वो पढ़ेंगे। द्विसदनीय से क्या लाभ है, एक सदनीय से क्या लाभ है। विविधताओं से परिपूर्ण देश के समाज के सभी वर्गों और देश के सभी क्षेत्रों को समुचित प्रतिनिधित्व होता है और प्रत्येक निधि और विधायक पर 2 बार विचार होता है। ठीक है, विधायकों से जो परिपूर्ण देश समाज होता है वो सभी वर्गों के देश के जो सभी क्षेत्र होते हैं उस समुचित प्रतिनिधित्व होता है। उसका प्रत्येक निधि और विधायक पर 2 बार विचार किया जाता है। ठीक है, इसका 2 बार विचार होगा। अब द्विसदनीय विधायिका का एक महत्वपूर्ण लाभ यह है कि विधायकों को उचित बहस जिसे कानून बेहतर मिलता है। अब कोई मान लीजिए कोई भी जैसे कानून बना तो उसमें बहस होगी कि कानून हमारे देश के लिए किस प्रकार अच्छा है, क्यों अच्छा है, तो इससे हमारे देश को एक बढ़िया और बेहतर कानून मिल जाता है, हमारे देश को बेहतर कानून मिल जाएगा। और एक सदनीय से क्या लाभ है, विधायक को अधिक सुगमता और पारित किया जा सकता है। विधायक और उसके सदस्यों को कम आर्थिक व्यय है। ठीक है, कम आर्थिक व्यय है। अब राज्य स्तर पर विधायिका है। ठीक है, राज्य स्तर पर विधायिका क्या क्या है वो पढ़ेंगे। राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। राज्य की जो विधायिका है उसे क्या कहते हैं, विधानमंडल। ये आपके लिए भी इम्पोर्टेंट है, वो आपसे पूछेगा कि विधानमंडल किसे कहते हैं, तो राज्य की विधायिका को विधानमंडल कहते हैं। और हमारे संविधान ने राज्यों को द्विसदनीयात्मक विधायिका स्थापित करने का विकल्प दिया। जो हमारा संविधान है वो उसने राज्य के द्विसदनात्मक विधायिका का स्थापित करने का विकल्प भी दिया गया उसमें। ठीक है, विकल्प भी मिला है। क्या आप राज्य स्तर के विधायकों के 2 सदनों के नाम बता सकते हैं? बिल्कुल बता देंगे। विधानसभा है और एक विधान पार्षद है, ये 2 है। आपसे पूछेगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपसे पूछेगा कि राज्य स्तर पर विधायिकाओं के नाम बताओ, तो विधायिकाओं के नाम है विधानसभा और विधान पारिषद। राज्य की विधायिकाएं, ये दिल्ली विधानसभा का चित्र। ये राष्ट्रीय स्तर पर उच्च सदन है। राज्यसभा को उच्च सदन कहते हैं। लोकसभा निचला सदन, या पिछली बार बताया था कि ये राज्यसभा क्या होता है, उच्च सदन होता है। लोकसभा क्या होता है, निचला सदन या नीच सदन होता है। राज्य स्तर पर ये रहा विधानसभा है, विधान पारिषद है, विधानसभा है। उच्च सदन राज्यसभा को कहते हैं, नीच सदन लोकसभा को कहते हैं। ठीक है, और भारत के किन की राज्यों में द्विसदनात्मक विधायिका है, ये इम्पोर्टेंट है। बिहार में है। ठीक है, बिहार में है, आंध्र प्रदेश में है, बिहार में है, कर्नाटक में है, महाराष्ट्र में है, तेलंगाना में है और उत्तर प्रदेश में है। इन राज्यों के पास जो होता है द्विसदनात्मक विधायिका है। इन राज्यों के पास द्विसदनात्मक विधायिका है। और अब ये पढ़ते हैं, राज्यसभा जो ऊपरी सदन होता है उससे क्या क्या होता है। संविधान के अनुच्छेद 80 के द्वारा, जो संविधान में अनुच्छेद है आर्टिकल 80 है, उसके द्वारा राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या 250 निश्चित की गई है। जो राज्यसभा की जो संख्या वो कितना है, 250 है, 250 निश्चित की गई है। लेकिन वर्तमान में पहले 250 थी, राज्यसभा में निश्चित कितने, पहले 250 थी, लेकिन अब जो है अब कितना है, अब 245 है। अब वर्तमान में पूछे तो वर्तमान में कितने हैं, 245 है, जिसमें 233 होता है वो राज्य केंद्र प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करता है। जिसमें 233 जो सीटें होती है वो राज्य
सदस्य राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है, जिसमें 12 सदस्यों को राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं। जो 12 जो सदस्य होते हैं राष्ट्रपति द्वारा नामित किए जाते हैं, और 213 सदस्य। ठीक है, अब 213 जोड़ लीजिए आप अपने, 233 और 12, 5 और ये 4 और 2 के 2, यानी 245 सीट आपके हो गए, जिसमें 233 का इतना होता है। ये केंद्र शासित प्रदेशों को प्रतिनिधित्व करता है, और 12 जो राष्ट्रपति जी द्वारा चुने जाते हैं, नामित किया जाता है। ठीक है, अब राज्यसभा। राज्यसभा भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करती है और यह प्रत्यक्ष से निर्वाचित निकाय है। राज्यसभा जो होता है भारत के राज्यों का प्रतिनिधित्व करता है, प्रत्यक्ष रूप से निर्वाचित निकाय है। राज्य के निवासी अपनी विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं, और राज्य विधानसभा को निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्य का चुनाव करते हैं। जो राज्यसभा होती है, राज्यसभा के निवासी जो होते हैं अपने विधानसभा के लिए सदस्यों का चुनाव करते हैं, अपने विधानसभा के लिए सदस्य का चुनाव करते हैं। और राज्य विधानसभा का जो होता है वो निर्वाचित सदस्य राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव करते हैं। ठीक है, राज्यसभा के चुनाव का सदस्य करते हैं। अब राज्यसभा स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा को स्थायी सदन क्यों कहा जाता है? राज्यसभा का जो सदस्य 6 वर्ष की अवधि तक चुने जाते हैं। आपसे पूछेगा, एक प्रश्न में पूछ सकता है, एक अंक की प्रश्न में, कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्य का 6 वर्ष की अवधि होता है। ये पूछेगा राज्यसभा की कितने वर्ष की अवधि होती है, तो 6 वर्ष की अवधि होती है। ठीक है, 6 वर्ष की अवधि के लिए चुने जाते हैं। हर साल राज्यसभा के 1 तिहाई हर साल राज्यसभा के 1 तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं। ठीक है, और केवल 1 तिहाई सीटों के लिए चुनाव होते हैं। और एक और बात, राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता। इस प्रकार राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, इसलिए इसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। आपसे पूछेगा राज्यसभा को भंग क्यों नहीं किया जा सकता? ठीक है, आपसे ये पूछ सकता है, इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछेगा राज्यसभा भंग क्यों नहीं किया जा सकता और इसकी अवधि कितनी है, तो अवधि है जो आपकी 6 वर्ष है। और इसे भंग क्यों नहीं किया जा सकता, तो हर साल में राज्यसभा का 1 तिहाई सदस्य अपना कार्यकाल पूरा करते हैं और केवल 1 तिहाई सीटों का लिए चुनाव होते हैं। इसलिए इस प्रकार राज्यसभा कभी पूरी तरह से भंग नहीं होती है, इसलिए इसे संसद का स्थायी सदन कहा जाता है। अब हम इसके जो भारत के जो संसद है वो पढ़ेंगे। भारत के देख सकते हैं भारत के कैसे हैं संसद है, और यूनाइटेड किंगडम का कैसा है, अमेरिका का जो संसद है राज्य वो हाउस ऑफ लॉर्ड्स कैसा है, सेनेट कैसा है। ठीक है, अमेरिका में सेनेट भी एक मुख्य अंतर, ये रहा और ये देखिए। और अब पढ़ते हैं जो अमेरिका में सेनेट है, एक मुख्य अंतर, हमारे संविधान की 4वीं अनुसूचियां प्रत्येक राज्य से निर्वाचित होने वाले सदस्यों की संख्या तय की गई है। यूएसए में हर राज्य के सेनेट में एक प्रतिनिधित्व बराबर है। इसका मतलब यह है कि एक छोटे राज्य में बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। ठीक है, थोड़े माफ़ी चाहूँगा क्योंकि थोड़े आवाज़ आ रहा है, बाहर बच्चे खेल रहे हैं तो इसकी वजह से थोड़े वैसे आवाज़ आ रहा है। ठीक है, तो थोड़े उसमें थोड़े आवाज़ के लिए सॉरी कीजिए। ठीक है, हमारे संविधान की 4वीं अनुसूची प्रत्येक राज्य के निर्वाचित होने वाली सदस्यों की संख्या तय की गई है। यूएसए के हर राज्य की सेनेट में प्रतिनिधित्व बराबर है। इसका मतलब यह है कि छोटे राज्य बड़े राज्यों के बराबर प्रतिनिधित्व मिला है। जो छोटे राज्य वो भी बड़े राज्य के अमेरिका में जो है, यूएसए में, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में है, जो छोटे राज्य भी है उसको भी बड़े राज्य में प्रतिनिधित्व मिला है। ठीक है, और ये रहा लोकसभा, जो प्रथम सदन होता है, निज सदन होता है। ठीक है, अब लोकसभा के बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक है, लोकसभा वर्तमान में लोकसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी है, 543 है। और
543 है, जिसमें कि 500 जो 30 सीट बचते हैं, 500 जो 30 सीट है उनका जो सदस्य सीधे राज्य से चुने जाते हैं। 500 जो 30 सीटों का होता है वो राज्य से चुने जाते हैं, और 13 जो होते हैं 13 केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। जो 13 होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। 530 जो होते हैं वो किससे? राज्यों से सीधे चुने जाते हैं। 543 सीट होते हैं लोकसभा में, लेकिन जो 530 सीटें जो होती है वो राज्य स्तर से चुने जाते हैं, और 13 जो सीटें होती है वो केंद्र शासित प्रदेशों से चुने जाते हैं। उदाहरण के लिए लोकसभा से उसमें देख सकते हैं, उत्तर प्रदेश के 80 है, हरियाणा में 10 है, पंजाब में 13 है, दिल्ली में 7 सीटें, ठीक है। और ये केंद्र शासित प्रदेश है, ये सब केंद्र शासित प्रदेश है। जनवरी 2020 में भारत के संसद का राज्य विधानसभाओं की एक एंग्लो इंडियन समुदाय के लिए आरक्षित सीटें 104 और संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा समाप्त कर दी गई है। जनवरी 2020 में भारत की संसद और राज्य विधानसभा के जो एंग्लो इंडियन समुदाय है और आरक्षित सीटें हैं वो 104 के संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा 2019 में उसे समाप्त कर दिया गया है, ठीक है। 2019 में उसे समाप्त कर दिया गया। लोकसभा के लिए जनता अपने प्रतिनिधित्व को सीधा चुनती और पूरे देश अगले समान जनसंख्या और निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र में सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार पर एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है, ठीक है, एक प्रतिनिधित्व चुना जाता है। और अब लोकसभा की अवधि कितनी होती है, ठीक है, इसकी अवधि कितनी होती है? इसकी अवधि 5 साल होती है। वही राज्यसभा की अवधि कितनी थी? 6 साल थी। राज्यसभा की अवधि हमने अभी पढ़ा था कुछ देर पहले कि राज्यसभा की अवधि कितनी होती है? 6 साल होती है, ठीक है। राज्यसभा की अवधि 6 साल की होती है। राज्यसभा की अवधि 6 साल की होती है। और लोकसभा की अवधि कितनी होती है? 5 साल की लोकसभा की अवधि होती है। और ये अवधि अधिकतम है 5 साल तक लोकसभा की होती है, 6 साल तक राज्यसभा की होती है, ठीक है। और इसमें ये रहा, हालांकि 5 साल पूरे होने से पहले अगर कोई पार्टी या गठबंधन अपना बहुमत खो दे और सरकार न बने, ठीक है, न बन पाए, यदि प्रधानमंत्री जी राष्ट्रपति जी को लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सलाह दे तो लोकसभा भंग किया जा सकता है, ठीक है। राज्यसभा कभी भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है, राज्यसभा को भंग नहीं किया जाए, लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है यदि कोई पार्टी अपना बहुमत खो दे, ठीक है, बहुमत खो दे और सरकार न बन पाए। सरकार अब मान लीजिए कोई पार्टी लड़ी, अब वो पार्टी लड़ी, वो उसमें नहीं बन पाई, सरकार नहीं बन पाई, तो अपना बहुमत खो देगी, वो बहुमत खो देगी, सरकार उसकी बन नहीं पाएगी, ठीक है। तो बन नहीं पाएगी तो प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति जो होते हैं, ठीक है, एक तो कारण ये हो गया। और यदि प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को लोकसभा भंग करने और नए चुनाव कराने की सलाह दे, ठीक है, बन नहीं पाई तो प्रधानमंत्री जी ने राष्ट्रपति को वो चुनाव करने के लिए सलाह दी, नया चुनाव करने के लिए सलाह दी, तो लोकसभा भंग की हो जाएगी। लोकसभा भंग किया जा सकता है, लेकिन राज्यसभा को भंग नहीं किया जा सकता, ठीक है। ये रहा भारत का जो लोकसभा है, हाउस ऑफ कॉमर्स, यूनाइटेड स्टेट का हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, ये है, ठीक है। चलते हुए पिक्चर है। आइए अब अपनी लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों के विषय में पढ़ते हैं। अब आगे हम लोकसभा और राज्यसभा की जो शक्तियां हैं उसके बारे में हम पढ़ेंगे। लोकसभा की शक्तियां क्या है? संघ सूची और समवर्ती सूची के विषय में कानून बनाना, धन विधायक और सामान्य विधायक को प्रस्तुत करना, उन्हें पारित करना, कर प्रस्तावों, बजट और वार्षिक वित्तीय वक्तव्यों को स्वीकृत देना, ठीक है, ये उनकी शक्तियां हैं। और
प्रश्न पूछकर, पूरक प्रश्न पूछकर अथवा लाकर अविश्वास प्रस्ताव मध्य के कार्यपालक पर नियंत्रण। ठीक है, ये है इसकी शक्तियाँ। अब लोकसभा की शक्तियाँ पढ़ते हो, राज्यसभा की शक्तियाँ थी, ये लोकसभा की शक्तियाँ है। संविधान के आवश्यकता अनुसार संशोधन करना, आपातकाल में घोषणा की स्वीकृति प्रदान करना, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के चुनाव को अहम भूमिका निभाना, समिति और असहयोग का गठन करना। ठीक है, आपसे वो पूछ सकता है कि ये जो लोकसभा की अवधि कितनी थी, 5 साल होती है। लोकसभा की अवधि 5 साल तक होती है, लोकसभा की अवधि। ठीक है, प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। अब राज्यसभा की शक्तियाँ, समानता विधायकों और विचार कर उन्हें पारित करना और धन विधायकों के संशोधन पारित करना, संवैधानिक संशोधन को पारित करना। ठीक है, संवैधानिक संशोधन को पारित करना और प्रश्न पूछकर तथा संकल्प और प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए कार्यपालिका पर नियंत्रण रखना। ठीक है, ये है। अब कुछ महत्वपूर्ण बिंदु पढ़ लेते हैं और फिर इसका हम सेकंड अध्याय पार्ट बनाएंगे। ठीक है, ये इसकी वीडियो का वो है अंत है और इसका हम सेकंड पार्ट बनाएंगे। इसका सेकंड पार्ट हम आपके इस वीडियो का लिंक में डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से आप जाके क्लिक करके देख लीजिएगा। और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। इतनी मेहनत से हम आपके लिए वीडियो बनाते हैं। ठीक है, संघ सूची के लिए कुल विषय 97 है। राज्य सूची के लिए कुल विषय कितने हैं, 66 है। समवर्ती सूची में कुल विषय कितने हैं, 47 है। यदि केंद्र सरकार राज्य सूची में किसी एक मामले को हटाना चाहती है जिस पर केवल राज्य विधानमंडल ही कानून बना सकता है, या तो राष्ट्र के हित में संघ सूची में समवर्ती सूची के हस्तांतरित करना चाहती है, तो राज्यसभा में स्वीकृति आवश्यक है। ठीक है, समझ गए। तो ये थी हमारे विधायिका चैप्टर नंबर 5 का। तो इसका हम सेकंड पार्ट बना के आपके उसमें डाल देंगे। ठीक है, लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। और आपने समझ लिया तो अगर आपको कोई भी इसमें अगर कोई कठिनाई हो तो आप कमेंट में हमसे पूछ सकते हैं। हम आपको इसका जो सेकंड वीडियो बनाएंगे उसमें हम उसमें डाल देंगे। ठीक है, उसका जवाब उसमें हम दे देंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए। ठीक है, हम आपके लिए बहुत मेहनत से वीडियो बनाते हैं। तब तक सही, टिल देन बाय बाय।